गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अमेजिंग इंजीनियर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हाइड्रोलॉजी के सेकंड लेक्चर में। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय BRCM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन बहल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। BRCM कॉलेज की तरफ से गेट के फ्री लेक्चर्स हैं आपके लिए। एंड हाइड्रोलॉजी के बारे में बता देता हूँ, गेट में 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्लस स्टेट के जितने भी जे एग्जाम्स हैं जूनियर इंजीनियर के, उसके अंदर से हाइड्रोलॉजी में से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। प्लस SSC जेई के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको हाइड्रोलॉजी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी गेट के अंदर अगर वो 5 to 6 मार्क्स का आ रहा है तो SSC जेई या स्टेट जेई के अंदर ज़्यादा मार्क्स का आपको मिलेगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है हाइड्रोलॉजी 3 वर्ड्स के ऊपर ही कंसंट्रेट करती है। यानी 3 वर्ड्स जो हैं आपके अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइड्रोलॉजी की डेफिनेशंस क्या रहेगी स्टूडेंट्स? हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर विच डील विद अकरेंस, circulation and distribution of water in earth surface and its atmosphere। यानी कि हाइड्रोलॉजी वो साइंस है जो डील करेगी आपको इन 3 वर्ड से आपके अर्थ सरफेस के ऊपर ही या अर्थ के एटमॉस्फेयर के। इतना सभी को समझ में आ गया है। एंड इन 3 वर्ड्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में जैसे जैसे ये टॉपिक्स हमारे पास आएंगे हम इनको आपको समझाते रहेंगे। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजी साइकिल, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कन्वे कर दिया है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, इट इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस यानी वेपर्स, हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस टाइम। यानी जब वाटर वन फेज टू अनदर फेज में एक टाइम पीरियड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है तो उस टाइम पीरियड को आप उसका रेजिस्टेंस टाइम कहेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो इस पॉइंट से हमें क्या मिलता है? इस पॉइंट से हमें मिलता है रेजिस्टेंस टाइम की डेफिनेशन, जो समझने के लिए आप इधर आइए। रेजिस्टेंस टाइम, तो रेजिस्टेंस टाइम क्या कहोगे आप? इट इज द एवरेज टाइम taken of water particle in crossing one particular phase of hydrology cycle। जो हाइड्रोलॉजी साइकिल मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कन्वे किया है बड़े ही डीपली में, उसका वन पर्टिकुलर फेज यानी एक पर्टिकुलर फेज, या अगर हम सॉलिड टू लिक्विड की बात कर रहे हैं या हम लिक्विड टू इवेपोरेशन की यानी गैस की बात कर रहे हैं, उसको हम रिडंडेंस टाइम कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन में एवरेज डिस्चार्ज। यानी टोटल वॉल्यूम जो आया हमारे पास और हमारा जो डिस्चार्ज हो गया यानी वाटर का डिस्चार्ज हो गया, उसको हम टोटल रेजिडेंस टाइम क्या कहेंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं आपको, ये क्या कहता है। यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास ओशन था और हमारे पास अर्थ सरफेस थी, यानी हमारे पास लैंड है। हमारे पास ओशन है, हमारे पास लैंड है। अब इसके अंदर आप देखिए, ओशन के अंदर पानी कैसे आएगा? या तो आपका पर्कुलेशन से आएगा, यानी हमने जो इवेपोरेशन किया था उससे हमारे पास क्लाउड फॉर्म हुए थे और प्रेसिपिटेशन के थ्रू हमारे पास रेनफॉल हुआ था। तो प्रेसिपिटेशन प्लस मैंने आपको बताया था सरफेस के थ्रू जो हमारा थर्ड रन ऑफ का पार्ट था, सी पॉइंट, बेस इनफ्लो। बेस इनफ्लो के थ्रू जो हमारा ओशंस के अंदर पानी जाएगा, पॉन्ड्स के अंदर नहीं। सेकंड पार्ट में हमारा पॉन्ड्स के अंदर यानी एंट्री और एग्जिट हो रही थी और हमारा एग्जिट के अंदर हमें पॉन्ड्स के पास पानी जा रहा था, बट बेस इनफ्लो के अंदर हमारे पास पानी जाता हुआ रिवर में जा रहा था, जो सदाबहार हमारी रिवर्स होती हैं जो चलती रहती हैं, और वो वाटर फिर रिवर्स से होता हुआ, आपने सबने ज्योग्राफी पढ़ी है, हमारे ओशंस में चला जाता है, महासागरों में। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ इज इक्वल टू इवेपोरेशन। तो हम ये कह सकते हैं
प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ इज इक्वल टू इवेपोरेशन। अब आ जाते हैं हम लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर हम जब बात करेंगे तो लैंड के ऊपर क्या हो रहा है, ओशन के ऊपर हमारा इवेपोरेशन हो रहा है, तो हमने इसको उल्टे वे में पढ़ा है कि हम ऐसे आ रहे हैं। अब हमारा लैंड के ऊपर क्या हो रहा है, लैंड के ऊपर हमारे पास रन ऑफ भी है, इवेपोरेशन भी है, ट्रांसपिरेशन भी है और हमारा इनफ्लो भी है, यानी इंटरसेप्शन भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस इंटरसेप्शन। इन सब की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा दी है। तो क्या होगा, जब लैंड के ऊपर पानी आएगा प्रेसिपिटेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर के यानी क्लाउड्स के थ्रू आपके पास पानी आ रहा है, वो रन ऑफ के थ्रू वेस्ट हो रहा है, इवेपोरेशन वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है सन की एनर्जी से, प्लस आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा है जो हमारे ट्रीज, हमारे हाउसेस के ऊपर पानी रह जाता है उसके थ्रू, प्लस इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन भी मैंने आपको समझा दिया। तो इससे क्या कह सकते हैं हम, ओवर द ओशन सरफेस, यानी इसके सरफेस पे, ये मान के चलिए ये आपका ओशन सरफेस है, ओवर द ओशन सरफेस इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, यानी इवेपोरेशन ज्यादा है प्रेसिपिटेशन से। इट मींस हमें ये सबको पता है, अगर ओशन में पानी इवेपोरेट होकर जा रहा है तो वो ज्यादा रेनफॉल ओशन के ऊपर नहीं देता, वो लैंड पे जाकर ही देता है। तो इवेपोरेशन ज्यादा है, पर्कुलेशन कम है। हाँ, रेनफॉल आपके ओशंस में भी होती है, तूफान आते हैं, बट लैंड पे हमारा ज्यादा रहता है। और वहीं क्या कह रहा है, वेयर एज ऑन द लैंड मास प्रेसिपिटेशन इज ग्रेटर देन इवेपोरेशन, यानी हमारा लैंड मास के ऊपर हमारा सिर्फ अर्थ है, यानी अर्थ क्रस्ट है, तो वहां पर बच्चों इवेपोरेशन कम होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, तो प्रेसिपिटेशन हमेशा ग्रेटर रहता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में अप्रोक्स 9% हमारा ओशन सरफेस पे इवेपोरेशन हो जाता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल को, रिवर है हमारा, इवेपोरेशन हुआ है तो पर्कुलेशन भी होगा ही होगा। अब आ जाते हैं हम कैचमेंट एरिया के ऊपर। कैचमेंट एरिया को मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा देखो, मैंने अलग से डायग्राम बनाया है, आपको बुक्स में ये डायग्राम मिलेगा जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, तो इजीली टॉपिक मैंने दे दिया है आपको बड़ा आसान से समझाने के लिए, बड़ा ही इजीली। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये आपका लैंड मास है। लैंड को आप कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ना, लैंड मास को आप ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपकी लैंड है, लैंड को आप ऐसे डिनोट करते हैं, वाटर को आप ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपका जो लैंड मास है, इसको मैंने एक माउंटेन का शेप दे दिया है। आप सभी को पता है माउंटेन का मैंने शेप दिया है ऐसे, तो इट मींस मेरे यहाँ पर इस एरिया के अंदर वाटर सबमर्ज होगा। डैम्स भी बनाते हैं हम तो ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा डायग्राम दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कैचमेंट एरिया क्या कहता है, कैचमेंट एरिया कहता है जो लाइन द एरिया ड्रेनिंग इनटू रिवर और स्ट्रीम इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया ऑफ गिवन स्ट्रीम ऑफ एट पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ से कोई स्ट्रीम जा रही है और उस एरिया का पानी हमारे लैंड के ऊपर है, और उसको दो कैचमेंट जो लाइन है हमारे पास, ये जो हमारा डिवाइड लाइन कह सकते हैं हम, तो रिज बोल सकते हैं हम इसको, इन दोनों के बीच के अंदर, इन दोनों के बीच के अंदर जो वाटर सबमर्ज है, यानी लैंड के ऊपर जो वाटर है, उसे हम कैचमेंट एरिया से डिनोट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो थम्स अप दे देना कमेंट बॉक्स के अंदर। बड़ा ही इजीली से समझाया जा रहा है आपको। और हम इसको वाटर शेड भी कह सकते हैं, जो कैचमेंट एरिया है इसको हम वाटर शेड भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, तो सारे नोट्स भी बना दिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब थोड़ा लीव से समझो, जो बुक में समझाया हुआ आपको। ये आपकी रिवर है, ये जो मैंने बीच में बनाया है लीव की, ये रिवर है। ये आपका रिज है, ये देखिए ये आपका रिज है, तो यानी ये रिज लाइन हो गई आपकी। रिज लाइन से वाटर रिवर के अंदर जा रहा है ना, यहां पर मैंने शो कर दिया, वाटर रिवर के अंदर जा रहा है लैंड से होता हुआ, यानी ये रन ऑफ है। रन ऑफ का जो पानी जाएगा वो कैचमेंट एरिया के अंदर इकट्ठा हो जाएगा।
बड़ा इजीली मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। इसके अंदर आप कैसे समझोगे, कैसे मेरे पास पानी आया, कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आता। फिर अब हम आ जाते हैं रिज के ऊपर, यानी जो हमारी डिवाइड लाइन है जिसे हम रिज भी बोल रहे हैं, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द लाइन विच डिमार्क्स टू एडजेसेंट कैचमेंट एरिया। इट मींस ये जो आपका कैचमेंट एरिया है इतना, यानी ये, इसके पास एक और कैचमेंट एरिया होगा, तो इट इज द लाइन विच डिमार्क्स टू एडजेसेंट कैचमेंट एरिया। समझे आप इस बात को? एडजेसेंट क्या होता है? आगे पीछे, सही बात है। अपोजिट होता है आगे पीछे, एडजेसेंट होता है साइड में। तो हम उसको क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड भी कह सकते हैं, डिवाइड लाइन भी कह सकते हैं, डिवाइड भी कह सकते हैं, रिज भी बोल सकते हैं। ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसको वाटर शेड भी बोल सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया है आपको। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आप इसको वाटर शेड भी बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं वाटर बजट इक्वेशन से, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या फिर एक ऐसी वीडियो साथ साथ डाल देंगे प्लेलिस्ट बनाकर, जिसके अंदर क्वेश्चंस चलते रहेंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक। इसका वाटर बजट इक्वेशन का सिंपल सा फंडा है, मास इनफ्लो माइनस में मास आउटफ्लो इज इक्वल टू में स्टोरेज, यानी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वाटर बजट इक्वेशन का क्या अगर क्वेश्चन आ जाए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच डिफाइंस या स्टेट्स मास इनफ्लो यानी पानी जो आया, माइनस में मास आउटफ्लो यानी जो पानी चला गया, और जो हमारे पास इज इक्वल टू क्या बचा? स्टोरेज बची। भाई कुछ पानी आया, सिंपल सी बात, चलो इसमें समझते हैं। हमने पानी का गिलास भरा, पानी का गिलास फुल भर दिया हमने, उसमें से हमने थोड़ा सा पानी पी लिया, तो कुछ बचा। तो जो हमने पानी पी लिया वो क्या हुआ? आउटफ्लोज हो गया। और जो हमने पानी का गिलास रख दिया कि भाई हम स्टडी करते करते 1 घंटे बाद या 10-15 मिनट बाद एक सिप में और लूंगा पानी का, तो वो क्या हो गया? हमारा स्टोरेज हो गया। सिंपल सा फंडा है, अपने तरीके से समझो चीजों को। तो ये क्या हो गया? हम इसको डिनोट क्या कर सकते हैं? Vi माइनस में V नॉट या V0 विच इज इक्वल टू में डेल्टा x या टाइम। सिंपल सा है। इतना अगर सबको टॉपिक समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो हम डिस्कस प्रेसिपिटेशन को करेंगे, बट इसके ऊपर एक अलग से वीडियो अगली जो इससे नेक्स्ट ही रहेगी उसके ऊपर वाटर बजट इक्वेशन का एक क्वेश्चन यानी एक न्यूमेरिकल जरूर हम करके दिखाएंगे आपको। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप करें और इसका स्क्रीनशॉट भी लें। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फ्री लेक्चर है स्टूडेंट्स, बाहर जाके कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, यानी आपके मोबाइल में नेट पैक होना चाहिए, यानी डाटा होना चाहिए, और आप घर बैठे बैठे हाइड्रोलॉजी का सारी यूनिट यानी पूरा का पूरा आप इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं।